इस तरह शटडाउन हो रहा है। छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मिडिल स्कूल से खेलना शुरू किया था और अब कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला हूँ। जीरो से शुरू करके आज मेरे पास सब कुछ है। अब इन सबको अलविदा कहना होगा। जल्दी ही आखिरी मिनट आ गया। मैंने वर्ल्ड चैनल ओपन किया। उस खाली चैट बॉक्स में मैंने टाइप किया, गुड बाय कल्टीवेशन लाइफ, तुम मेरा खेला हुआ सबसे बेस्ट गेम थे। गुड बाय एवरीवन, शायद फिर कभी मिलेंगे। बेटा, खाना खाने चलेगा। तभी मेरा रूममेट लुओटाओ बास्केटबॉल पकड़े पसीने में लथपथ बाहर से अंदर आया। चल, जब बाप ने बुलाया है तो खाने चलते हैं। मैंने फोन की स्क्रीन ऑफ की और लुओ टाओ के साथ हॉस्टल से निकल गया। पर मुझे नहीं पता था कि गेम स्क्रीन पर एक आखिरी प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ, गेम सर्वर क्लोज्ड। आधे घंटे बाद गेम रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। खाना खाने के बाद हम दोनों हंसते मजाक करते हॉस्टल वापस आ गए। जैसे ही लेटे बाहर जोरदार बिजली कड़कने और काले बादलों की आवाज आई। होली क्रैप, दुनिया खत्म होने वाली है क्या? लुओ टाओ हैरानी से खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं बालकनी में गया। आसमान काले बादलों और बिजली से भरा था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे डूम्सडे आ गया हो। मैंने जल्दी से बालकनी से कपड़े उतारे और वापस बेड पर लेट कर नेट सर्फ करने लगा। पर तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, हुआक्सिया गेम कल्टीवेशन लाइफ 60 सेकेंड्स में मैनिफेस्ट होगा। लियो टाओ बेड से उछल पड़ा और डर कर इधर उधर देखने लगा। तूने भी सुना क्या? मैंने हैरानी से लियो टाओ को देखा। मतलब हर कोई ये आवाज सुन सकता था। मैंने भी सुना। कोई गेम रियलिटी में आने वाला है, कल्टीवेशन लाइफ। ये कौन सा गेम है? लियोटाओ की सिट्टी पिट्टी गुम थी। मुझे तुरंत समझ आ गया। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया, स्क्रीन स्वाइप करके उस फेमिलियर गेम ऐप को देखा। मैं पागलों की तरह क्लिक कर रहा था पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। क्या सच में ये गेम रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाला है? मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? क्या गेम की सारी चीजें रियलिटी में आ जाएंगी? तभी वो आवाज सबके दिमाग में फिर से गूंजी। 60 सेकेंड्स पूरे हुए, मैनिफेस्टेशन शुरू। पहला मैनिफेस्टेशन, कल्टीवेशन लेवल। उसी पल आसमान का नजारा बदल गया। आसमान से गोल्डन लाइट बीम्स गिरने लगी। इतनी सारी बीम्स थी कि पता ही नहीं चल रहा था किस पे गिर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन बारिश हो रही हो। मेरा पूरा शरीर गोल्डन लाइट से घिर गया। मुझे अपने अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हुई जो मेरे शरीर में समा रही थी। रोम रोम पावर से भर गया। सुप्रीम एम्परर कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। प्लीज अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। साथ ही कुछ ऐसी मेमोरीज मेरे दिमाग में आई जो मेरी नहीं थी। मॉडल से लेकर सुप्रीम बनने का सफर। तुम एक मॉडल थे पर अनंत मेहनत से आखिरकार सुप्रीम एम्परर बन गए। तुम्हारा लेवल हाईएस्ट है और पावर भी सबसे ज्यादा है। फिर गेम के पुराने सीन्स मेरे दिमाग में रिप्ले होने लगे। बॉडी रिफाइनिंग स्टेज में बॉस को मारना, लाइटनिंग ट्रिबुलेशन क्रॉस करके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में आना, पहली बार मिस्टी फेरी के साथ पार्टनर बनना, और फिर लीडर बोर्ड के टॉप प्लेयर्स को हराना और उन्हें कुचल देना। गेम कैरेक्टर के 10 साल का एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में ऐसे भर गया जैसे मैंने खुद वो सब जिया हो। पल भर में मैंने अपना कल्टीवेशन समझ लिया और मुझे एहसास हो गया कि मेरे पास कितनी भयानक पावर है। अगर मैं चाहूं तो महज एक सोच से इस प्लेनेट को तबाह कर सकता हूं। उसी वक्त पूरे देश में कल्टीवेटर्स मैनिफेस्ट होने लगे। लॉन्गडो की एक प्रिजन में हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा एक खतरनाक मुजरिम अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसका नाम वांग गोजेंग था, जिसने एक ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया था। 10 साल से फरार रहने के बाद आखिरकार वो कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। और तभी एक गोल्डन लाइट उस पर आ गिरी। एक ही पल में उसका शरीर पावर से भर गया। एक के बाद एक मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। वांग गोजेंग पहले तो चौंका, फिर पागलों की तरह हंसने लगा। सोचा नहीं था कि भागते वक्त जो गेम खेला था वो रियलिटी बन जाएगा। हाँ हाँ, मेरा लेवल क्वाजी सेंट का है। मैं इनविंसिबल हूँ। इनविंसिबल। अगले सेकंड उसने अपनी हथकड़ी और बेड़ियां तोड़ दी। एक ही मुक्के से प्रिजन की दीवार चकनाचूर कर दी और चौड़े होकर बाहर निकल गया। शाओयाओ तियानजुन, तूने मेरा कल्टीवेशन बर्बाद किया था, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। अभी आई मेमोरीज में उसने देखा कि जब वो ऑफलाइन था, शाओयाओ तियानजुन नाम का एक प्लेयर लगातार उसे चैलेंज कर रहा था, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन गिरता चला गया और वो लीडर बोर्ड से बाहर होकर सीधा क्वाजी सेंट लेवल पर आ गिरा। अगर वो शाओयाओ तियानजुन ना होता तो उसकी पावर सेंट किंग की होती, जो अभी से कई गुना ज्यादा होती। हिलना मत, वापस जा। कुछ गार्ड्स वोंग गोजेंग को बाहर आता देखकर घबरा गए। वोंग गोजेंग ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपना भयानक प्रेशर रिलीज किया।
सारे गार्ड्स हवा में उछल गए और दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। वांग गोजन ने एक जंप मारी और छत फाड़कर प्रिजन से बाहर निकल गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। होली शिट, जल्दी देख। लियो टाओ अचानक जोर से चिल्लाया। मैंने देखा कि लियो टाओ ने 40 किलो का डंबल एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसे मसल कर पाउडर बना दिया। मैं तो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर हूँ और इतना पावरफुल हूँ, तो वो फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर वाले कितने पावरफुल होंगे। लियो टाओ की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। बॉडी रिफाइनिंग सबसे बेसिक स्टेज है, कल्टीवेशन का एंट्री पॉइंट। गेम शुरू करने वाले सब इसी स्टेज पर होते हैं। सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंचने के बाद ही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गोल्डन कोर से नीचे सब मॉडल्स ही हैं। अचानक बगल वाले हॉस्टल रूम से जोरदार धमाका हुआ। हम दोनों जल्दी से बाहर भागे देखने के लिए कि क्या हुआ है। होली क्रैप, एक मुक्के से दीवार तोड़ दी। क्या ये फाउंडेशन बिल्डिंग की पावर है? ये तो बहुत क्रेजी है। मैंने वो गेम क्यों नहीं खेला? मुझे भी कल्टीवेशन करनी है। बहुत औसम है। मुझे नहीं लगता मैं एक मुक्के से दीवार तोड़ सकता हूँ। लियोडॉ थोड़ा जलस लग रहा था और मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। अब सबको ये सुपर ह्यूमन पावर्स मिल गई हैं। लगता है दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। तभी स्कूल का ब्रॉडकास्ट अचानक बजने लगा। मैं प्रिंसिपल ली चन हूँ। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स तुरंत फील्ड में जमा हो। प्लीज सभी फील्ड में जमा हो। चल चल कर देखते हैं, मैंने लियोटाओ से कहा। फिलहाल देखते हैं कि स्कूल वाले क्या कहते हैं। फील्ड में पहुंचने पर देखा कि बहुत लोग पहले से वहां जमा थे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल स्टेज पर खड़े होकर बेचैनी से सबका इंतजार कर रहे थे। जब सारे स्टूडेंट्स आ गए तो प्रिंसिपल ने माइक उठाया और बोले, मुझे पता है आप सबने वो आवाज सुनी है और कुछ स्टूडेंट्स को सुपर पावर्स भी मिल गई हैं। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इस भयानक पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और फॉर्म में अपना एग्जैक्ट रेलम सच सच भर दें। हमें एक सर्वे करना है उसी वक्त, लॉन्गडू के एक सीक्रेट बेस में। मीटिंग रूम में एक बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर आए। रूम में बैठे सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। एल्डरली, सबने एक साथ कहा। ये बुजुर्ग ली लॉन्ग थे। यहाँ मौजूद लोगों में से कौन कौन कल्टीवेटर है? ली लॉन्ग ने सबको ध्यान से देखते हुए पूछा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सिर्फ दो लोगों ने हाथ उठाया, एक आदमी और एक औरत। उन दोनों को हाथ उठाते देख बाकी सब पूरी तरह चौंक गए। उनके अंदर सच में कल्टीवेटर्स मौजूद थे। उन्हें लगा था कि सब मिलिट्री वाले हैं। गेम खेलने का टाइम किसके पास होगा? इत्तेफाक से ये दोनों जवान थे तो शायद ट्राई किया होगा। तुम दोनों किस रील पर हो, डिटेल में बता सकते हो? ली लॉन्ग ने सीरियसली पूछा। मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर हूँ। मैंने 9 साल पहले बस कुछ दिन ऐसे ही खेला था। मैं गोल्डन कोर पर हूँ। मैंने करीब आधा महीना खेला था। आदमी गोल्डन कोर था और औरत फाउंडेशन बिल्डिंग। बाकी लोग इन रेल्म्स का नाम सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज थे, क्योंकि वो कल्टीवेटर्स नहीं थे। उन्हें इसका मतलब ही नहीं पता था। तो तुम लोग हमें इन रेल्म्स और इनकी पावर लेवल के बारे में समझाओ। अभी उन्हें सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की नॉलेज चाहिए। अब ग्लोबल लेवल पर चीजें बदल गई हैं। ये पहले जैसा पीस वाला टाइम नहीं रहा। एक नए तरह की वॉर शुरू हो सकती है। उस आदमी ने सिर हिलाया और उसे जो भी पता था वो बताने का। जब सबने सुना कि बॉडी रिफाइनिंग के पीक पर पहुंचकर कोई भी 1 लाख जिन वजन का पत्थर उठा सकता है, फाउंडेशन बिल्डिंग वाले मैजिक स्पेल्स यूज कर सकते हैं और गोल्डन कोर वाले हवा में खड़े हो सकते हैं और उनके पास भयानक पावर की है, तो सबके होश उड़ गए। और उससे ऊपर नासेंट सोल की पावर तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होती है। सोल फॉर्मेशन किसी भी देश को तबाह कर सकता है। महायाना के पास पूरी दुनिया को मिटा देने की पावर है। इन रियल्स की बातें सुनकर ली लॉन्ग का सिर चकराने लगा। बाकी सब भी पूरी तरह सदमे थे। जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हंगामा मच गया। अब क्या होगा? अगर सच में सबके पास ऐसी पावर आ गई है तो इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? ये पावर बहुत खतरनाक है। बस कुछ महीने गेम खेलने से न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी पावर मिल गई।
कल्टीवेटर्स बन चुके थे। अपने स्कूल में 3,000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स देखकर प्रिंसिपल ली चुन इतना एक्साइटेड था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल में 3,000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स होंगे। ये बहुत शॉकिंग है। मैं फील्ड में सबके चेहरों के एक्सप्रेशंस देख रहा था, कोई खुश था तो कोई उदास। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मेरी उस गेम के प्रति लगन ने मुझे सबसे पावरफुल इंसान बना दिया। पता नहीं इन स्टूडेंट्स में से कोई मुझे जानता भी होगा या नहीं, पर जब मैं लीडर बोर्ड के रैंक 1 पर पहुंचा था तब 99% प्लेयर्स गेम छोड़ चुके थे। वर्ल्ड चैनल भी एकदम खाली हो चुका था। शायद अब कोई मुझे नहीं जानता होगा। पता नहीं मेरे वो इन गेम पार्टनर्स मुझे याद रखेंगे या नहीं। तभी सर्वे करने वाला टीचर अचानक जोर से चिल्लाया, महायाना। एक महायाना लेवल का कल्टीवेटर है। वो टीचर खुद फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर था। यह आवाज सुनकर सब उधर देखने लगे और कल्टीवेटर्स तो पूरी तरह सदमे में आ गए। महायाना स्टेज, ये तो बहुत ही इंसेनली पावरफुल लेवल है। वहां पहुंचने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते होंगे। गेम में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लेवल अप करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। महायाना तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीने लगातार खेलना पड़ता है, या फिर रियल मनी खर्च करनी पड़ती है, या किसी प्रो प्लेयर से हेल्प लेनी पड़ती है। जो स्टूडेंट्स खुद को फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर के लेवल पर इनविंसिबल समझ रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई। एक महायाना लेवल का प्लेयर उन सबको अकेले धो सकता है। आखिर ये है कौन? टीचर यान यू। वो सर्वे टीचर पेपर पर नाम देखकर जोर से चिल्लाया। ये नाम सुनकर किसी को हैरानी ही हुई, किंतु यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत टीचर, टीचर यान यू। तुरंत सबकी निगाहें एक बेहद खूबसूरत औरत पर गई जिसने पोनीटेल बांध रखी थी, टाइट स्कर्ट, ब्लैक स्टॉकिंग्स और ब्लैक हाई हील्स पहन रखी थी। यान यू बिल्कुल नहीं घबराई। उसने बस सिर हिलाया और एक शब्द नहीं कहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कैंपस की सबसे खूबसूरत टीचर एक महायाना लेवल की प्लेयर होगी। टीचर यान यू, प्लीज स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें, प्रिंसिपल ने तुरंत कहा। यह स्कूल की इकलौती सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थी। प्रिंसिपल को इतने रिस्पेक्ट से बात करते देख बाकी टीचर्स के दिल में बहुत सी बातें चलने लगी। लगता है अब टीचर यान यू का स्टेटस बिल्कुल अलग लेवल पर होगा। यान यू ने मना नहीं किया और धीरे धीरे स्टेज पर आ गई। प्रिंसिपल से माइक लेकर उसने बोलना शुरू किया। अब गेम रियलिटी बन चुका है। जिन लोगों ने गेम खेला है उन्हें उनका कल्टीवेशन लेवल मिल गया है, पर मेरी आप सबको वार्निंग है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके क्राइम ना करें और आम लोगों को परेशान ना करें और खुद को इनविंसिबल समझने की भूल तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। ये कहते हुए यान यू के दिमाग में एक पुरानी याद आ गई। 5 साल पहले जब उसने वो गेम खेलना शुरू किया था तब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ही हुई थी और जॉब ढूंढते हुए बोर होकर टाइम पास कर रही थी। उस दिन उसे एक बहुत ही हेल्पफुल प्लेयर मिला था। वो हर दिन उसके साथ खेलता, उसे ढेरों आइटम्स देता, मॉन्स्टर्स मारने में हेल्प करता और बाद में उसका इन गेम पार्टनर भी बन गया। उसी की वजह से वो इतने कम टाइम में महायाना स्टेज तक पहुंच पाई थी। यहाँ तक कि जब उसने गेम खेलना छोड़ दिया था तब भी वो उसे लगातार इक्विपमेंट और आइटम्स भेजता रहता था। वो उसे मैसेज छोड़ता था। यहाँ तक कि गेम खत्म होने के वक्त भी वो उसे अलविदा कह रहा था, पर उसे पता नहीं था कि उसका वो मास्टर और पार्टनर अब किस लेवल पर होगा। उसे बस इतना याद था कि गेम छोड़ने से पहले वो हेवनली इमॉर्टल लेवल पर था। जैसे ही यान यू ने अपनी बात खत्म की, आसमान में एक जोरदार आवाज गूंजी। कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। ब्लू स्टार का एरिया एक्सपेंशन शुरू। इनिशियल एक्सपेंशन, ग्लोबल एरिया 10 गुना बढ़ा दिया गया है। कल्टीवेशन इकोनॉमी जल्द ही शुरू होगी। कल्टीवेशन रैंकिंग भी जल्द स्टार्ट होगी। टॉप रैंकर्स को बहुत हैवी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। 3 दिन बाद मैजिक ट्रेजर्स मैनिफेस्ट होंगे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। फील्ड में खड़े आम लोग बैलेंस नहीं बना पाए और नीचे गिर पड़े। ये अर्थक्वेक 10 सेकंड से ज्यादा तक चला। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने डिवाइन सेंस से पूरे ब्लू स्टार को स्कैन किया। सुप्रीम एम्परर लेवल की वजह से मेरे डिवाइन सेंस यूनिवर्स के पार तक देख सकती थी। मैं हैरान रह गया कि ब्लू स्टार का पूरा एरिया 10 गुना बढ़ चुका था और हाक्सिया में तो हजारों नए अननोन रीजन्स आ गए थे। नए समंदर, जंगल, रेगिस्तान जो बिल्कुल वीरान थे। वहां इंसान तो क्या कोई जानवर तक नहीं था, वो बस अचानक से अपीयर हो गए थे। और इससे मुझे एक बहुत ही बुरी फीलिंग आने लगी। अगर गेम रियलिटी में आ रहा है तो उसके अंदर के क्या मॉन्स्टर्स और एनपीसीएस भी रियलिटी में आ जाएंगे? तभी आसमान से मिलिट्री हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज आने लगी।
सबने ऊपर देखा, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर मंडरा रहा था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और उसमें से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक आदमी बाहर आया। वो करीब 30 साल का लग रहा था। मैं लुओ वे हूँ, कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मेंबर, और मैं एक मेजर जनरल भी हूँ। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर फील्ड में मौजूद सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैरान रह गए। यहाँ सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल किसका है? लो वे ने पूरी भीड़ को देखते हुए पूछा। मेरा। मैं महायाना लेवल पर हूँ। यान यूं आगे आई और बोली। वो अपनी पावर से देख सकती थी कि सामने खड़ा ये मिलिट्री ऑफिसर भी एक कल्टीवेटर है, बस इसका लेवल उससे कम है, सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज। ये सुनते ही लू वे के होश उड़ गए। यहाँ एक महायाना स्टेज का कल्टीवेटर मौजूद है। उसने डर के मारे तुरंत झुककर बॉव किया। ग्रीटिंग्स महायाना एक्सपर्ट। अगर पहले का वक्त होता तो वो कभी ऐसे नहीं झुकता, पर अब हालात बदल गए थे। अब कल्टीवेटर्स का जमाना है। एक महायाना लेवल का कल्टीवेटर उसे अपनी एक उंगली से मसल सकता है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम सब हॉक्शायर के लोग हैं, और आप मिलिट्री वालों ने ही हॉक्शायर के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। यान यू इस रिस्पेक्ट से थोड़ी घबरा गई और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लियो वे को सीधा खड़ा कर दिया। तो मैं आपको मिस यान कहकर बुलाऊंगा। लियो वे अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। क्या मिस यान हमारे कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन होकर सोसाइटी में पीस मेंटेन करने में मदद करेंगी? हाँ, मैं रेडी हूँ। देश के लिए काम करना मेरे लिए ऑनर की बात है। यान यू ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। चलिए हम साइड में चलकर डिटेल में बात करते हैं। लियो वे और यान यू फील्ड से बाहर चले गए। उन दोनों को जाते देख मैंने अपनी डिवाइन सेंस का यूज किया और उन पर नजर रखी। मैं उनकी सारी बातें सुन सकता था। मिस यान, हम हर स्कूल में कल्टीवेशन क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और कल्टीवेटर्स को ही टीचर्स अपॉइंट करेंगे। आप ऑलरेडी किंदू यूनिवर्सिटी की टीचर हैं। क्या आप इस क्लास की हेड टीचर बनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। मैं आपकी डिटेल्स सुपीरियर्स को रिपोर्ट कर दूंगा। आप महायाना लेवल पर हैं तो आपको गेम के बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ पता होगा। मैंने तो बहुत ही कम टाइम के लिए खेला था। हाँ, मैंने करीब आधा साल खेला था, तो मुझे काफी नॉलेज है। मैंने करीब आधा साल खेला था तो मुझे गेम का आइडिया है। इस गेम के जितने भी सेट्स हैं वो सब एनपीसी सेट्स हैं। अगर गेम सच में मैनिफेस्ट हो रहा है तो हो सकता है कि ये एनपीसीएस और सेट्स भी रियलिटी में आ जाए। इनमें सबसे पावरफुल सेट कींगन सेट है। गेम के लोर के हिसाब से उस सेट का मास्टर दलो गोल्डन इमॉर्टल के लेवल पर है। यहाँ तक कि उनके एल्डर्स भी प्रोफाउंड इमॉर्टल या अर्थ इमॉर्टल लेवल के हैं। बाकी सेक्ट्स के पास भी हेवनली इमॉर्टल लेवल तक के फाइटर्स हैं। उनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर लोवे के पसीने छूट गए। उसे गेम की बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसने बस एक हफ्ता खेला था, थोड़ा बहुत पैसा लगाया था और फिर आर्मी ज्वाइन करने के बाद गेम छोड़ दिया था। वो अंदाज लगा सकता था कि अगर ये सारे एनपीसीएस ब्लू स्टार पर मैनिफेस्ट हो गए तो इस प्लैनेट के लिए ये कितनी भयानक बात होगी। वो एक दलो गोल्डन इमॉर्टल है। बस एक सोच से पूरे देश या प्लैनेट को खत्म कर सकता है। अगर उन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हुआक्शा के लिए ये डिजास्टर से कम नहीं होगा, एकदम डूम्सडे जैसा। पर आप चिंता मत कीजिए, ये चिंगयुन सेक्ट, चिंता मत कीजिए। उस वक्त वो हेवनली इमॉर्टल स्टेज पर थे। अगर वो अभी भी खेल रहे होंगे तो शायद सेंट या उससे भी ऊपर पहुंच चुके होंगे। दूर खड़ा मैं उनकी बातें सुन रहा था और अचानक चौंक गया। मेरी आंखों में हैरानी थी। शाओयाओ तियानजुन। मेरा इन गेम नाम शाओयाओ तियानजुन ही था।
मैंने लगातार 10 साल रात भर जागकर एक कल्टीवेशन गेम क्लियर किया था। मैं वर्ल्ड लीडर बोर्ड पर रैंक 1 था। 10 करोड़ साल का सुप्रीम एम्परर, सबसे ऊपर। मेरे बराबर कोई नहीं। हर तरह के गॉड लेवल वेपन्स और आइटम्स मेरे पास थे। और मुझे नहीं पता था कि 10 साल पुराना वो गेम सच में रियलिटी बन जाएगा और मुझे वो सारी पावर्स और आइटम्स असल में मिल जाएंगे। मैं उन दोनों की बातें सुनकर बहुत हैरान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि टीचर यानी मेरा गेम नेम जानती हैं और खुद को मेरी स्टूडेंट बता रही हैं। और मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है, क्योंकि मैंने गेम में बहुत से लोगों को ट्रेन किया था। लगता है इस मास्टर की टीचर यान यू की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। लियो वे मुस्कुराया। हाँ, यान यू ने सिर हिलाया। पुरानी यादों को सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर शाओया टियानजुन असल में कैसा इंसान है। मैं इस शाओया टियानजुन के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। वैसे मिस यान, आपका गेम आईडी क्या था? सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम पब्लिकली गेम नेम्स ही यूज कर रहे हैं। मेरा गेम नेम वाटर फेरी शुई श्यानजी था। यान यू ने सच बताया। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी इन गेम पार्टनर और स्टूडेंट असल में मेरी कॉलेज टीचर है। दुनिया कितनी छोटी है कि हम दोनों एक ही जगह मिल गए। मेरी इन गेम पार्टनर ही मेरी टीचर है, पर मैंने तय किया कि मैं उसे सच नहीं बताऊंगा। ये बहुत ऑकवर्ड होगा, अपनी टीचर के साथ इन गेम पार्टनर बनना और उसे रोज रोमांटिक मैसेजेस भेजना सोचकर ही अजीब लग रहा है। इसे राज रखना ही ठीक रहेगा। वाटर फेरी अच्छा नाम है। ठीक है, मैं जाकर रिपोर्ट करता हूँ। आपका आईडी कार्ड कुछ दिनों में आ जाएगा। पोजीशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोजीशंस रियम के हिसाब से दी जाती हैं। थोड़ी देर बाद ल्यू वे और यान यू फील्ड में वापस आ गए। 2 दिन के अंदर कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफिशियली इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। सबको ज्वाइन करने का चांस मिलेगा। हम बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे। जिसका लेवल जितना हाई होगा उसे उतने अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सब न्यूज़ देखते रहना। इतना कहकर लियो वे हेलीकॉप्टर में बैठा और चला गया। पूरे फील्ड में फिर से शोर मच गया। कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जल्द ही ओपन होने वाला है। क्या तू ज्वाइन करेगा? लियो टाओ ने एक्साइटेड होकर मुझसे पूछा। ग्रेजुएशन से पहले ही गवर्नमेंट जॉब मिलना, वो इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड था। लियो टाओ की एक्साइटेड शक्ल देखकर मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मुझे इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत झंझट है। मुझे पीसफुल लाइफ पसंद है। अचानक साफ नीले आसमान में बिजली कड़की। कल्टीवेशन गोल्ड रैंक लीडर बोर्ड ओपन हो रहा है। वही पुरानी हॉन्गमैंग आवाज आसमान से फिर गूंजी। सबने ऊपर देखा। जो आसमान कुछ देर पहले एकदम साफ था, वो अब काले बादलों से घिर गया था। सूरज की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। मैंने अपनी डिवाइन सेंस का यूज किया और हैरान रह गया। ये काले बादल पूरे हुआक्शा को कवर कर चुके थे। पूरा हुआक्शा अंधेरे में डूब गया था। तभी काले बादलों को चीरती हुई एक गोल्डन लाइट नीचे आई। एक स्क्रोल उस गोल्डन लाइट के साथ आसमान से नीचे आया और हवा में तैरने लगा। मैं महसूस कर सकता था कि उस स्क्रोल में कितनी भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो पक्का कोई कॉमेट सुप्रीम ट्रेजर डिवाइन आइटम था। स्क्रोल करीब 7-8 सेकंड्स तक हवा में रुका रहा और फिर धीरे धीरे खुलने लगा। खुलने के बाद वो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा था। पूरे देश के लोग उसे साफ साफ देख सकते थे, पर उस पे कुछ लिखा नहीं था। वो एकदम खाली था। हॉन्गमैंग आवाज फिर से गूंजी। कल्टीवेशन गोल्ड रैंक ओपन हो चुका है। ये टॉप 100 कल्टीवेटर्स के नाम दिखाएगा। जो इस लिस्ट में आएंगे उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रैंक जितना हाई होगा, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। अब रैंक 100 से शुरुआत करते हैं। जैसे ही आवाज रुकी, स्क्रोल पर काले रंग में कुछ लिखा आने लगा। रैंक 100, टर्निप लव्स लिटिल कैबेज, रेल्म नासेंट सोल, रिवॉर्ड 5 नासेंट सोल पिल्स। स्क्रोल पर नाम आने के साथ ही वो आवाज भी गूंजी। पूरे देश ने उस प्लेयर का नाम और रेल्म सुना। रैंक 100 सिर्फ नासेंट सोल लेवल का है। ये तो बहुत कम है। मुझे लगा था कम से कम महायाना लेवल तो होगा। इतना लो। तो हाईएस्ट लेवल क्या होगा? दलो गोल्डन इमॉर्टल। मुझे लग रहा है इस लिस्ट में कोई दम नहीं है। जब 100th रैंक नासेंट सोल है तो रैंक 1 भी कुछ खास नहीं होगा। ये रैंकिंग देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ये गेम सिर्फ 1 साल ही फेमस रहा था। 1 साल खेलकर कोई ज्यादा से ज्यादा ट्रिबुलेशन स्टेज तक ही पहुंच सकता है। और अगर आप गेम नहीं खेलोगे तो दूसरे प्लेयर्स आपको चैलेंज करेंगे।
मॉन्स्टर्स और गोस्ट्स आपके कैरेक्टर पर अटैक करेंगे और आपका कल्टीवेशन लेवल गिरने लगेगा। जो लोग गेम खेलना छोड़ चुके थे, उनका कल्टीवेशन लेवल धीरे धीरे कम होने लगा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि 10वें साल तक आते आते पूरे लीडर बोर्ड पर सिर्फ मैं अकेला ही गेम खेल रहा था। बाकी सब छोड़ चुके थे। मुझे नासेंट सोल पिल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे इन्वेंट्री में 999 नासेंट सोल पिल्स पड़ी थी। ये लिमिट मेरी वजह से नहीं थी, गेम की लिमिट ही 999 थी। दूसरी तरफ हुएक्सिया के सीक्रेट ड्रैगन डिवीजन बेस में गोल्ड रैंक पर जिनके नाम आएंगे, उन सबको ढूंढना है। जो इस लिस्ट में है वो टॉप प्लेयर्स हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम उन्हें एक साथ कर लें तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। लीलोंग ने आसमान में तैरते स्क्रोल को देखकर सीरियसली कहा। उसके पीछे मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने कई जनरल्स खड़े थे। ये सब होवाक्शिया के पिलर थे। अभी लिस्ट ने 99th रैंक भी अनाउंस नहीं किया था कि मिलिट्री ने अपना मूव चल दिया। वीबो, फोरम्स, टीबा, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट पिन कर दी गई। कल्टीवेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन रहा है। जो लोग कल्टीवेशन गोल्ड रैंक पर आए वो तुरंत हमसे कांटेक्ट करें। उस पोस्ट के नीचे 100 से ज्यादा फोन नंबर्स दिए गए थे। उन्होंने प्लान किया था कि वो कल ये अनाउंसमेंट करेंगे, पर गोल्ड रैंक के आने से उन्हें ये काम जल्दी करना पड़ा। इन टॉप प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट में लाना होगा, ताकि उन्हें और आम जनता को पीस मिल सके, क्योंकि ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर थी। तो बहुत से लोगों ने इसे देखा। कुछ खुश थे, कुछ परेशान। बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट ने आखिरकार एक्शन ले लिया। मैं अभी डर रहा था कि अगर किसी कल्टीवेटर से पंगा हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो एक आम इंसान हूँ। सही बात है। तुम्हें पता नहीं है, गेम को रियलिटी में आए अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और 100 से ज्यादा क्राइम हो चुके हैं। ये बहुत भयानक है। ताकत इंसान को बुरा बना देती है। दूसरी तरफ स्कूल फील्ड में गवर्नमेंट ने रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। जल्दी से कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करो। एक स्टूडेंट ने अपना फोन देखकर जोर से चिल्लाया। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने फोन्स चेक किए और उन्हें भी वही नोटिफिकेशन दिखा। सबने तुरंत उन नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर दिया ताकि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सके। चेन लैंग, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तू करेगा क्या? लियो ताओ ने अपना फोन निकालते हुए एक्साइटेडली पूछा। तू कर ले, मैं बाद में देखूंगा, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, जब मैं वहां बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा तब तुझे भी बुला लूंगा। लियो ताओ ने साइड न जाकर कॉल करना शुरू किया, पर लाइन बिजी थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद आखिरकार कॉल लग गई। मैंने उनकी बातें सुनी। प्रोसेस बहुत सिंपल था। लियो टाओ को अपना गेम आईडी बताना था और फिर ऑफिशियल सेंटर पर जाकर चेक करवाना था। अगर कंफर्म हो गया कि वो कल्टीवेटर है तो उसे तुरंत डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। तो ऊपर वाले पक्का ट्रिबुलेशन स्टेज पर होंगे। मुझे इस रिजल्ट से कोई हैरानी नहीं हुई, पर वाटर स्पिरिट इमॉर्टल हर्ब देखकर मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे याद है, ये हर्ब वाटर स्पिरिचुअल रूट वाटर एलिमेंट की पावर जगाने के काम आती है। गेम में हर कल्टीवेटर के पास 5 एलिमेंट्स मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ में से कोई एक स्पिरिचुअल रूट होती है, या फिर पांचों भी हो सकती हैं। नॉवेल्स की तरह इसमें कोई यूजलेस या फेक स्पिरिचुअल रूट्स नहीं होती, पर रियलिटी में आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। शायद हमें खुद उन्हें जगाना पड़ेगा। ये वाटर स्पिरिट इमॉर्टल हर्ब यान यू की वाटर स्पिरिचुअल रूट जगाने के लिए परफेक्ट थी। गोल्ड रैंक की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद यान यू के फोन पर एक कॉल आया। किसी की कॉल सुनना अच्छी बात नहीं है, पर मैंने अपनी डिवाइन सेंस का यूज किया। वो कॉल लुओ वे का था। मैं उन दोनों की बातें सुनकर हैरान था। ड्रैगन डिवीजन क्या है?
क्या ये नॉवेल्स वाला कोई सीक्रेट बेस है जो देश की रक्षा करता है? कुछ ही देर में यान यू फील्ड से गायब हो गई। आम लोग ये देखकर हैरान थे, पर कल्टीवेटर्स को पता था कि महायाना स्टेज वाले श्रिंक द ग्राउंड इनटू एन इंच टेक्निक टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी जा सकते हैं। पूरे फील्ड में सिर्फ मुझे पता था कि यान यू कहाँ गई है, क्योंकि मेरी डिवाइन सेंस लगातार उस पर फोकस कर रही थी। मैं देखना चाहता था कि ये ड्रैगन डिवीजन आखिर है क्या। जल्द ही यान यू एक घने जंगल वाले पहाड़ पर पहुंची। उस पहाड़ के अंदर एक हेविली गार्डेड सीक्रेट बेस था। दर्जनों सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे और सैकड़ों ट्रेनिंग कर रहे थे। लुओवे बेस के बाहर यान यू का इंतजार कर रहा था और उसे अंदर ले गया। एक कॉरिडोर से होते हुए वो एक मीटिंग रूम में गए। वहां मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने 7-8 लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। सबके बैजेस बता रहे थे कि वो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, कम से कम मेजर जनरल लेवल के। पर सबने यान यू को बहुत रिस्पेक्ट दी। पता चला कि वो यान यू को कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की किंदू ब्रांच का वाइस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। मिनिस्टर कौन होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ था। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट के मेन काम के बारे में बात की। उनका काम उन कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करना था जिन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया था, और आम लोगों की रक्षा करना था। कल्टीवेटर्स के आने से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था। सिर्फ आधे दिन में पूरे देश में सैकड़ों क्राइम्स हो चुके थे और ज्यादातर कल्टीवेटर्स ने किए थे। यान यू ने मना नहीं किया। उसे लगा कि अगर उसके पास पावर है तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्योंकि वो हॉक्शा की सिटीजन है। जनरल्स उसकी बात से बहुत इंप्रेस हुए और उसे किंदू ब्रांच का वाइस मिनिस्टर बना दिया। उसका काम स्कूल से कल्टीवेटर्स को रिक्रूट करके एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाना था। तभी आसमान में गोल्ड रैंक पर एक नया नाम आया। होली क्रैप! ट्रिबुलेशन स्टेज का एक मास्टर। लियो टाओ की आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। मैंने अपनी डिवाइन सेंस वापस ली और आसमान की तरफ देखा। और मुझे नहीं पता था कि ये पार्टनर असल जिंदगी में कौन है। उसी वक्त लोंगडू के एक आलीशान विला में एक बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली लड़की, जिसका चेहरा किसी बच्ची जैसा मासूम था, अपने प्राइवेट पूल के पास एक लाउंजर पर लेडी आसमान में गोल्ड रैंक देख रही थी। अपना नाम लीडर बोर्ड पर देखकर वो खुशी से उछल पड़ी और नाचने लगी। वो हो, मैं लीडर बोर्ड पे हूँ, रैंक 51। सोचा नहीं था कि टाइम पास के लिए खेले गए उस गेम में थोड़े से पैसे लगाकर मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊंगी। लड़की ने मुस्कुराते हुए याद किया। पता नहीं वो लिटिल ब्रदर अब किस लेवल पर होगा। वो मुझे रोज सिस्टर बुलाता था और बहुत मीठी मीठी बातें करता था। अब तो वो 20S में होगा। पता नहीं उसने गेम खेलना कंटिन्यू किया या नहीं। अगर किया होगा तो पक्का बहुत स्ट्रांग होगा। गोल्ड रैंक पर एक के बाद एक नाम आते गए। मैंने देखा कि मेरे सारे 8 पार्टनर्स रैंक लिस्ट में थे। सबसे हाई रैंक वाला ह्यूमन इमॉर्टल स्टेज पर था। मुझे धुंधला सा याद है कि वो ट्रू इमॉर्टल स्टेज तक पहुंचने ही वाला था, और फिर किसी पर्सनल रीजन की वजह से उसने गेम छोड़ दिया और फिर कभी ऑनलाइन नहीं आया। मुझे सिर्फ वाटर फेरी की रियल आइडेंटिटी पता थी, बाकी किसी की नहीं। मैं और लो डाओ हॉस्टल वापस आ चुके थे। गोल्ड रैंक अभी भी अपडेट हो रहा था और रैंक 20 पर पहुंच चुका था। मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी थी कि टॉप 10 में कौन कौन होगा। लियो टाओ बालकनी में खड़ा उस गोल्डन स्क्रोल को देख रहा था जो अंधेरे आसमान में चमक रहा था। काश मैंने उस वक्त वो गेम थोड़ा और खेल लिया होता, तो मैं भी आज कोई बड़ा मास्टर होता। वो पछता रहा था। मैं हंसा पर कुछ बोला नहीं। मैं बेड पर लेट गया, आंखें बंद की और अपनी डिवाइन सेंस से पूरे होक्सिया को देखने लगा। होक्सिया का कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हर जगह रिक्रूटमेंट्स कर रहा था
और पेट्रोल कर रहा था। बहुत से खतरनाक मुजरिम जेल से भाग गए थे। तभी लियो टाओ अचानक जोर से चिल्लाया। मैंने आंखें खोली और उठकर उसे देखा। क्या हुआ, ये देख। लियो टाओ भागकर मेरे पास आया और मुझे अपना फोन दिखाया। उसमें एक न्यूज़ चल रही थी और एक न्यूज़ एंकर बोल रही थी, देश भर में कई खतरनाक मुजरिम और हत्यारे जेल से भागने में कामयाब हो गए हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें हाल ही में पकड़ा गया था, पर आज अचानक सुपर पावर्स मिलने की वजह से ये जेल तोड़कर भाग गए। सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों में सुरक्षित रहें और बाहर ना निकलें। अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो इसलिए कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट और पेट्रोलिंग कर रहा है। इतने सारे खतरनाक मुजरिमों का भाग जाना सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने खिड़की के बाहर देखा। मेरा चेहरा एकदम सीरियस हो गया। क्या हुआ? लुओ टाओ ने मेरे चेहरे के भाव देखकर पूछा। तू न्यूज़ देख, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। मैंने मुस्कुराकर लुओ टाओ के कंधे पर हाथ रखा और रूम से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं रूम के बाहर निकला, मैं वहीं से गायब हो गया। उसी वक्त हाइडो सिटी के समुद्र तट पर यूनिफॉर्म पहने कुछ आदमी और औरतें एक कैदी के कपड़े पहने आदमी को घेरे खड़े थे। युआन शाओयोंग, सरेंडर कर दो। तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग नहीं सकते। ये आदमी वही खतरनाक मुजरिम युआन शाओयोंग था। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाना था और शायद मौत की सजा मिलती। पर आज गेम के रियलिटी में आने की वजह से उसे सुपर पावर्स मिल गईं और वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन गया। आह, क्या तुम लोग मुझे रोक पाओगे? युआन शाओयोंग आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसा। बस इस तट को पार करते ही वो दूसरे देश पहुंच जाएगा। वहां जाकर वो और ताकतवर बनेगा और फिर वापस आकर बदला लेगा। उसे कौन रोक सकता है? ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे पास ही सुपर पावर्स हैं, हमारे पास भी हैं। उस ग्रुप के नेता ने ठंडी आवाज में कहा। पल भर में उसके हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक चमकती हुई तलवार आ गई। वो गोल्डन कोर स्टेज पर था और कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक टीम का कैप्टन था। उसका नाम येलुओ था। हाँ हाँ, एक मामूली गोल्डन कोर वाला मुझे पकड़ने आया है। लगता है तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। युआन शाओयोंग पागलों की तरह हंसने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से एक भयानक और खौफनाक प्रेशर निकला जिसने आसपास की हवा में लहरें पैदा कर दी। उस प्रेशर की वजह से ये लोगों की पूरी टीम कई कदम पीछे धकेल दी गई। वो लड़खड़ाते हुए मुश्किल से रुके। ये लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो सोल फॉर्मेशन स्टेज है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि युआन शाओयुंग एक सोल फॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट होगा। उनकी टीम में सिर्फ गोल्डन कोर, फाउंडेशन बिल्डिंग और 2 बॉडी रिफाइनिंग स्टेज वाले थे। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं हरा सकते थे। सबके माथे पर पसीना आ गया और दिल बैठ गया। रिपोर्टिंग फ्रॉम हाइडू सिटी कोस्ट। यहाँ एक सोल फॉर्मेशन एक्सपर्ट है। रिक्वेस्टिंग बैकअप, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट बैकअप। ये लियो ने जल्दी से अपना सैटेलाइट रेडियो निकाला और जोर से चिल्लाया। उनका लेवल इतना कम था कि वो युआन शाओयोंग का एक वार भी नहीं रोक सकते थे। मर जाओ। युआन शाओयोंग ने पागलों की तरह हंसते हुए एक जोरदार हमला किया। उसने अपना हाथ नीचे की तरफ मारा। आसमान का रंग बदल गया और स्पिरिचुअल एनर्जी से बना एक बहुत बड़ा खूनी लाल रंग का हाथ हवा में शेप लेने लगा और तेजी से नीचे आया। उस एक वार से ये लोगों की टीम के 3 लोग तुरंत मारे गए। उनके शरीर खून के लोथड़ों में बदल गए और वो वहीं मर गए। अब सिर्फ ये लुओ और उसका फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का वाइस कैप्टन बचे थे, जो डर से कांप रहे थे। हाँ हाँ, मजा आ गया। पहले तो तुम लोग बहुत अकड़ दिखाते थे ना। मुझे तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल से नफरत है जो अपनी पावर का घमंड दिखाते हैं। अब देखो असली पावर क्या होती है। युआन शाओयोंग पागलों की तरह हंसा और उस खूनी हाथ को फिर से बनाकर उन दोनों को मारने के लिए तैयार हो गया। उस विशाल लाल हाथ को नीचे आते देख ये लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। और जो आवाज उसके कानों में आई वो मौत की नहीं, बल्कि युआन शाओयुंग के डर से कांपने की थी। द तुम हम्म, तुम कौन हो? उस वक्त मैं, जो लगातार 10 साल तक गेम खेलकर वर्ल्ड रैंक एक और सुप्रीम एम्परर बन चुका था। मेरे पास हर तरह के गॉड लेवल वेपन्स थे और मेरी पावर्स रियलिटी में आ चुकी थी। युआन शाओयुंग, जो हमला करने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखें डर से फैल गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तब
तुम कौन हो? ये सुनकर ये लियो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गया। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा वो साफ नहीं देख पा रहा था। बस इतना दिख रहा था कि वो बहुत लंबा और चौड़ा था। तुम कौन हो? युआन शाओयोंग डर के मारे पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में बहुत खौफ था। अभी अभी उसका इतना भयानक हमला इस आदमी ने बस एक हाथ हिलाकर खत्म कर दिया था, जैसे वो कोई हवा का झोंका हो। इस तरह की भयानक पावर ने युआन शाओयोंग के रोंगटे खड़े कर दिए। उसे अपनी औत साफ नजर आ रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे देखा। मैंने फील कर लिया था कि यहाँ कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। इस मुजरिम ने गवर्नमेंट के लोगों को मारा है, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। युआन शाओयोंग को समझ आ गया था कि वो इस आदमी से नहीं जीत सकता, इसलिए वो घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगा। मर जाओ, मैंने ठंडी आवाज में कहा। और उसी पल युआन शाओयोंग का शरीर एक खूनी धमाके के साथ फट गया और हवा में गायब हो गया। उसका शरीर, उसकी सोल, उसकी नासेंट सोल, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो अब कभी जिंदा नहीं हो सकता था। ये नजारा देखकर ये लुओ और वाइस कैप्टन सदमे में थे। वो मुझे डर और हैरानी से देख रहे थे। हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, ये लुओ ने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम सब होक्शा के लोग हैं, मदद करना तो फर्ज है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहता था। अगर गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और अपनी डिवाइन सेंस से मैं सब कुछ साफ देख सकता था। मैंने देखा कि वाइस कैप्टन का एक हाथ कट चुका था। मैंने एक चुटकी बजाई और एक बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी वाइस कैप्टन की तरफ गई। वो एनर्जी उसके कटे हुए हाथ की जगह पर चमकने लगी। उन दोनों की हैरान आंखों के सामने वो कटा हुआ हाथ धीरे धीरे वापस आने लगा। पहले हड्डियां, फिर नसें और फिर मस। कुछ ही पलों में उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। वाइस कैप्टन अपना नया हाथ देखकर खुशी से रो पड़ा और घुटनों के बल गिरकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने शांति से कहा। तभी मुझे फील हुआ कि कोई इस तरफ आ रहा है, और वो यान यू थी। लगता है उसे बैकअप के लिए बुलाया गया था। अलविदा, ये कहकर मैं वहां से गायब हो गया। ये लुओ और वाइस कैप्टन फिर से घुटनों के बल गिरे। सीनियर, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तभी आसमान में गोल्ड रैंक ने फिर अनाउंस किया, कल्टीवेशन गोल्ड रैंक की लिस्ट पूरी हो चुकी है। इतना कहते ही वो स्क्रॉल बंद हुआ और हवा में गायब हो गया। एक ही दिन में गेम के रियलिटी में आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ख्वाहिशा में कल्टीवेशन लाइफ रियलिटी बन गया था। अमेरिका में सुपर पावर अलायंस और जापान में निंजा एरा। पूरी दुनिया में केओस फैल गया था। कल रात दुनिया के सारे देशों ने ऑनलाइन मीटिंग करके एक टेम्पररी पीस ट्रीटी साइन की थी। कोई भी देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। अपने बेड पर लेटे हुए मैं वीबो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था और मेरी भौहें सिकुड़ गईं। कल्टीवेटर्स के आने से देश में बहुत तबाही हुई थी। सिर्फ कल के दिन में ही 40,000 लोग मारे गए थे, और ये सब कल्टीवेटर्स ने किया था। वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जो आम लोगों के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं था। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। जब रूल्स और ऑर्डर टूट जाते हैं तो उसे वापस लाने के लिए किसी पावरफुल इंसान की जरूरत होती है, और इत्तेफाक से मैं वही पावरफुल इंसान था। तभी आसमान में फिर से काले बादल छा गए और हॉन्गमेंग आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। कल्टीवेशन गोल्ड रैंक फिर से ओपन हो रहा है। इस बार टॉप 10 रैंकर्स के नाम बताए जाएंगे। सारे रिवॉर्ड्स मीटियोर शावर के रूप में गिरेंगे। ये सुनकर मैं तुरंत बैल्कनी में गया और आसमान की तरफ देखा। मॉन्स्टर्स इतनी जल्दी रियलिटी में आने वाले हैं? अभी तो कल्टीवेटर्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अगर मॉन्स्टर्स भी आ गए तो दुनिया सच में तबाह हो जाएगी। हिंदू ब्रांच के बेस में यान यू ने आसमान में गोल्ड रैंक को उम्मीद भरी नजरों से देखा। टॉप 10 में तो तुम्हारा नाम पक्का होगा ना? उसने कल पूरा दिन इंतजार किया था, पर शाओया तियानजुन का नाम कहीं नहीं आया। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो अब इस दुनिया में ना हो। कल फोरम्स पर लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लेयर्स मर चुके हैं उनका नाम लीडर बोर्ड पर नहीं आएगा। अगर तुम जिंदा हो तो पक्का टॉप 10 में होगे। उसके दिमाग में शाओयाओ तियानजुन की कही हुई एक बात गूंजने लगी। क्या तुम ये गेम फिर से खेलोगी? जब तुम वापस आओगी तब तक मैं बहुत स्ट्रांग बन चुका हूंगा। तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर अफसोस वो कभी वापस नहीं गई। सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं और हॉन्गमेंग आवाज फिर गूंजी। रैंक 10, चिंगफोन
डाओजान, डाओइस्ट, चिंगफोंग, रेल्म, दलुओ गोल्डन इमॉर्टल पीक, रिवॉर्ड, कॉनेट, निमिनस ट्रेजर, विंड एंड फायर फैन। रैंक 10 का नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए। डलुओ गोल्डन इमॉर्टल पीक सिर्फ 10th रैंक पर, तो उससे ऊपर वाले कितने खतरनाक होंगे। उसी वक्त एक पहाड़ पर बने पुराने मंदिर में एक 40 साल का आदमी जो ध्यान में बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में हैरानी थी। सोचा नहीं था कि 10 साल पुराना वो गेम इतना बदल जाएगा। तो टॉप 9 में कौन सी पावर्स होंगी। उस टॉवेस्ट प्रीस्ट ने आसमान की तरफ देखा। वो बहुत हैरान था। 10 साल पहले जब वो टॉवेस्ट प्रीस्ट में ही था, तब उसने कल्टीवेशन लाइफ गेम खेला था। उसने लाखों रुपए खर्च किए थे और एक साल में दलो गोल्डन इमॉर्टल पीक लेवल तक पहुंच गया था। फिर उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, तो उसने दुनियादारी छोड़कर इस मंदिर में संन्यास ले लिया। उसे लगा था कि उसका दलो गोल्डन इमॉर्टल लेवल सबसे पावरफुल होगा, पर उसे नहीं पता था कि 9 लोग उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। रैंक 9, कुंफू इज नॉट एज गुड एज यू। रेलम, दलुओ हेवनली इमॉर्टल अर्ली स्टेज। रिवॉर्ड, कॉनेट, न्यूमिनस ट्रेजर, गॉड स्लिंग सेबर। गोल्ड रैंक की आवाज सुनकर वो टाओइस्ट प्रीस्ट हैरान रह गया। दलुओ हेवनली इमॉर्टल सिर्फ रैंक 9 पर, तो ऊपर वाले क्या सेंट या सेंट किंग होंगे। होली क्रैप, रैंक 9 पर दलुओ हेवनली इमॉर्टल। ऊपर वालों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। रैंक 8, दलुओ हेवनली इमॉर्टल मिडिल स्टेज। रैंक 7, दलुओ हेवनली इमॉर्टल लेट स्टेज। रैंक 6, दलुओ हेवनली इमॉर्टल पीक। एक के बाद एक नाम अनाउंस हो रहे थे। दलुओ हेवनली इमॉर्टल पीक सिर्फ 6th रैंक पर था। इसका मतलब टॉप 5 में क्वाजी सेंट या सेंट लेवल के प्लेयर्स होंगे। वो देश के 5 सबसे पावरफुल लोग होंगे। रैंक 5 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। सब दिल थाम कर रैंक 5 का इंतजार कर रहे थे। रैंक 5, स्लॉटरिंग रियलिस्ट शालू चंद्रन। रेल्म, क्वाजी सेंट। रिवॉर्ड, कोनाटे सुप्रीम ट्रेजर, अंडरवर्ल्ड बेल। उसी वक्त विदेश में किसी देश में जहां कल्टीवेटर गेम मैनिफेस्ट हुआ था, एक अंडरग्राउंड गैंग के बेस में। क्या मैं सिर्फ रैंक 5 पर हूँ। क्वैक्सिया से भागा हुआ खतरनाक मुजरिम मॉन्गबोजन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका क्वाजी सेंट लेवल सिर्फ 5th रैंक पर है। इसका मतलब 4 लोग उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। इससे उसे बहुत डर लगने लगा। लगता है यहाँ छुपे रहना सेफ नहीं है। रैंक 4, हेवनली डाओ इज वीकर देन मी। रेल्म, क्वाजी सेंट। रिवॉर्ड, कॉनैट सुप्रीम ट्रेजर, बाउंडलेस स्टार फ्लैग, कॉनैट सेंट ब्रेकिंग पिल। अभी भी कॉजी सेंट। रैंक 4 पर भी कॉजी सेंट है, तो रैंक 3 तो पक्का सेंट लेवल होगा। जल्दी करो, मैं रैंक 1 देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। रैंक 3, दावे हेवनली ड्रैगन होली मेडन। रिवॉर्ड, कॉनेट सुप्रीम ट्रेजर, इमॉर्टल स्लेइंग पगोडा, होली बॉडी, 5 एलिमेंट्स होली बॉडी। जब सबने रैंक 3 का रिवॉर्ड देखा तो सबके होश उड़ गए। होली बॉडी, ये तो सिर्फ नॉवेल्स में होता है। क्या ये रिवॉर्ड सिर्फ टॉप 3 के लिए ही है। रैंक 2, हाय यूशिचन देयर इज स्टिल टाइम। रेल्म, सेंट किंग पीक। रिवॉर्ड, कॉनेट सुप्रीम ट्रेजर, शिंजी क्राउन, होली बॉडी, लॉन्जेविटी होली बॉडी। जैसे ही रैंक 2 का नाम आया, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। सेंट किंग, और वो सिर्फ रैंक 2 पर है। तो रैंक 1 पर कौन होगा। क्या कोई सेंट किंग से भी ऊपर है। सबने अंदाजा लगाया कि रैंक 1 पक्का कोई क्वाजी एम्परर या ग्रेट एम्परर होगा। पर जो भी हो, रैंक 1 वाला पूरे हुआक्शिया का सबसे पावरफुल इंसान होगा। कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। सबकी निगाहें गोल्ड रैंक पर टिकी थी। तभी आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। काले बादलों के बीच बिजलियां चमकने लगी। कुछ ही पलों में 5 पंजों वाले कई विशाल गोल्डन ड्रैगन्स बादलों में उड़ते नजर आए। आसमान में एक बहुत ही जोरदार और पवित्र घंटे की आवाज गूंजी, जैसे कोई किसी एम्पर का स्वागत कर रहा हो। यह नजारा बहुत ही भयानक और शानदार था। यान यू की धड़कनें तेज हो गईं। सिर्फ उसकी ही नहीं, मिस्टी फेरी की भी धड़कनें तेज थीं। रैंक 1, शाओयाओ टियानजुन। रेल्म, सुप्रीम एम्परर। रिवॉर्ड, हेवनली डाउ ट्रेजर, स्लॉटर ब्लड सोर्ड, स्लॉटर फायर सीड, होली बॉडी, हेवनली डाउ, होली बॉडी। आखिरकार रैंक 1 का नाम सबके सामने आ गया। पर जब सबने वो 4 शब्द सुप्रीम एम्परर देखे, तो पूरे देश की सांसें कुछ सेकंड्स के लिए रुक गईं। पूरा देश सन्न था।
पर कुछ ही सेकंड्स बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। होली क्रैप, ये क्या है? सुप्रीम एम्परर क्या होता है? सेंट किंग के बाद सीधा सुप्रीम एम्परर। मुझे लगा था सेंट ही बहुत पावरफुल होते हैं, पर सुप्रीम एम्परर, ये क्या है? गेम का हाईएस्ट लेवल सुप्रीम एम्परर है। क्या कोई कल्टीवेटर बताएगा कि ये लेवल कितना खतरनाक होता है? मैं कल्टीवेटर हूं, मैं बताता हूं। सुप्रीम एम्परर गेम का सबसे हाईएस्ट रेल्म है। इसके नीचे हेवनली एम्परर, इमॉर्टल एम्परर, क्वाजी एम्परर जैसे बहुत से रेल्म्स आते हैं। हेवनली एम्परर के बाद सुप्रीम एम्परर आता है। मतलब ये लेवल पूरे देश को अकेले हरा सकता है, हरा सकता है। अरे भाई, वो बस एक सोच से पूरे ब्लू स्टार को ब्लास्ट कर सकता है। ये सुनकर आम लोग डर के मारे कांपने लगे। एक सोच से प्लैनेट ब्लास्ट, एक ऐसी पावर जो न्यूक्लियर बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है, वो एक इंसान के पास है। वो एक सुप्रीम एम्परर है। यान यू हैरान आंखों से गोल्ड रैंक को देख रही थी। उसे लगा था कि शाओयाओ तियानजुन कोई सेंट किंग या क्वाजी एम्परर होगा, पर वो तो हाईएस्ट लेवल सुप्रीम एम्परर निकला। एक ऐसा लेवल जो एक सोच से प्लैनेट्स तबाह कर सकता है और यूनिवर्स में घूम सकता है। वो उसका इन गेम पार्टनर था, शाओया तियानजन। पता नहीं उसे मैं याद भी हूं या नहीं। वाइस मिनिस्टर यान, आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे आप इस शाओया तियानजुन को जानती हैं। पास खड़े मिनिस्टर ली जिंग ने उसकी बात सुनकर पूछा। वो मेरा इन गेम पार्टनर था, हमने साथ में गेम खेला था। यान यू ने बिना कुछ छुपाए बता दिया, और ये बताते हुए उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। शायद उसे कुछ बातें याद आ गई थी। ये बात आसपास खड़े सबने सुन ली। सब यान यू को हैरानी से देखने लगे। मिनिस्टर यान का इन गेम पार्टनर शाओया तियानजुन है। तो क्या मिनिस्टर यान शाओया तियानजुन को हमारे डिपार्टमेंट में इनवाइट कर सकती हैं? अगर वो आ गए तो हमारा ब्रांच पूरे देश में सबसे पावरफुल हो जाएगा। बाकी लोगों की बातें सुनकर ली जेंग की आंखें चमक उठी। हाँ, क्या आप शाओया तियानजुन को हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकती हैं? अगर वो मान गए तो मैं अपनी मिनिस्टर की पोस्ट उन्हें दे दूंगा। ये सुनकर यान यू की आंखों में उदासी आ गई और उसने मना कर दिया। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता वो असल जिंदगी में कौन है। मुझे उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं पता। मैं सिर्फ उसका गेम नेम जानती हूँ। ये सुनकर सबका उत्साह गुब्बारे की तरह फुस हो गया। सब निराश होकर नीचे देखने लगे। यान यू ने वापस आसमान में गोल्ड रैंक की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। तुम आखिर कौन हो? क्या हम कभी मिल पाएंगे? दूसरी तरफ मिस्टी फेरी का रिएक्शन यान यू से बिल्कुल अलग था। हाँ हाँ, मेरा इन गेम पार्टनर सुप्रीम एम्परर है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। मिस्टी फेरी ने कमर पर हाथ रखकर जोर से हंसा। सोचा नहीं था कि मेरा पार्टनर गेम का हाईएस्ट लेवल प्लेयर और नंबर 1 होगा। अगर मैं ये सबको बताऊंगी तो कितना रुतबा बढ़ेगा। मुझे किसी भी कीमत पर शाया त्यानजुन को ढूंढना है और उसका साथ नहीं छोड़ना है। इधर आओ, मिस्टी फेरी ने जोर से चिल्लाया। कुछ सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे में आ गए। इंटरनेट पर शाओया त्यानजुन को ढूंढना शुरू करो। उसकी एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। मैं, जिसने लगातार 10 साल रात भर जागकर कल्टीवेशन गेम क्लियर किया था। मैं वर्ल्ड रैंक 1 था, 10 करोड़ साल का सुप्रीम एम्परर। मेरे पास हर तरह के गॉड लेवल वेपन्स थे। पर मुझे नहीं पता था कि 10 साल पुराना वो गेम सच में रियलिटी बन जाएगा और मुझे वो सारी पावर्स और आइटम्स असल में मिल जाएंगे। तभी होंगमेंग आवाज आसमान में फिर से गूंजी। कल्टीवेशन गोल्ड रैंक अनाउंस हो चुका है। 2 दिन बाद मैजिक ट्रेजर वेपन्स गोल्ड रैंक ओपन होगा। आवाज खत्म होते ही आसमान से वो स्क्रोल गायब हो गया। मैं स्क्रोल को गायब होते देख रहा था। पता नहीं अब होएक्शिया के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, डर रहे होंगे या खुश होंगे। मैंने आंखें बंद की और अपनी डिवाइन सेंस से पूरे होएक्शिया को कवर कर लिया। मैं सबकी बातें सुन सकता था और सब कुछ देख सकता था। अब क्या होगा? हमारे देश में एक इतना भयानक एम्पायर है और हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्या पता उसे कब गुस्सा आ जाए और वो हम सबको खत्म कर दे। हाँ, उससे पंगा मत लेना, कोई भी एम्पायर के खिलाफ कुछ मत बोलना। उसकी डिवाइन सेंस हम सबको देख सकती है। हो सकता है वो अभी भी हमें सुन रहा हो। पता नहीं इतने पावरफुल इंसान का होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा। अगर वो बुरा इंसान निकला तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैंने अपनी डिवाइन सेंस वापस ली और मेरी भौहें सिकुड़ गईं। सोचा नहीं था कि सुप्रीम एम्परर के लेवल से लोग इतना डर जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का डर खत्म हो जाए। तभी मेरे हॉस्टल के रूम का दरवाजा खुला। लियो टाओ पागलों की तरह अंदर आया। तूने सुना क्या? वो शाओयाओ टियानजुन
एक सुप्रीम एम्परर है। और कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इंटरनेट पर उसे ढूंढने के लिए पोस्ट भी डाल दी है। लियो डाओ ने ऊपर देखा पर रूम में कोई नहीं था। वो सिर खुजाते हुए चेयर पर बैठने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक होंगनिंग आवाज गूंजी। मैं श्याओ याओ तियानजुन हूँ। यह आवाज इतनी भारी थी जैसे दिमाग में कोई धमाका हुआ हो, पर साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई कान में बोल रहा हो। लुओ टाओ डर के मारे इधर उधर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आई, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ लुओ टाओ ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने ये आवाज सुनी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी, यहाँ तक कि बॉर्डर्स पर खड़े सोल्जर्स ने भी। जो भी हुआक्शा के बॉर्डर के अंदर था, सब ने यह आवाज सुनी। देश भर के करोड़ों लोग जो भी काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। ये शाओ तियानजुन की आवाज है। इसकी आवाज तो गोल्ड रैंक वाली आवाज जैसी है, कितनी पीसफुल और स्ट्रांग है। इसे सुनकर बहुत सेफ फील हो रहा है। सब चुप हो जाओ, सुनते हैं शाओ तियानजुन क्या कहना चाहते हैं। पक्का कोई अच्छी बात होगी। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, सबने अपना काम रोक दिया। सबने आदतन आसमान की तरफ देखा, पर फिर उन्हें याद आया कि ये गोल्ड रैंक की आवाज नहीं, बल्कि शाओ तियानजुन की आवाज है। सबसे बड़ा रिएक्शन यान यू का था। आवाज सुनते ही वो अपनी जगह से गायब हो गई और अगले ही सेकंड आसमान में पहुंचकर घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसे कोई नहीं दिखा। वो उदास होकर नीचे देखने लगी। तभी मेरी आवाज दोबारा सबके कानों में गूंजी। मुझे नहीं पता था कि गोल्ड रैंक मेरा लेवल सबको बता देगा, पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं ब्लू स्टार को खत्म नहीं करूंगा और ना ही इंसानों को मारूंगा। ये सुनकर पूरे देश को समझ आ गया कि रहस्यमयी शाओ तियानजुन उनसे बात क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया था कि लोग डरे हुए हैं कि वो दुनिया खत्म कर देंगे, इसलिए वो खुद आकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, पर मैं सामने नहीं आऊंगा। मैं हुआक्सिया का सिटीजन हूँ। जब भी जरूरत होगी मैं हुआक्सिया की मदद करूंगा, पर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर कि वो हुआक्सिया के सिटीजन है, पूरे देश को बहुत राहत मिली। उन्हें बस इतना याद रखना था कि शाओ तियानजुन उनके अपने देश के हैं। इससे उन्हें बहुत सेफ्टी फील हुई। काफी देर तक मेरी आवाज दोबारा नहीं आई। तब जाकर लोग धीरे धीरे अपने नॉर्मल कामों पर वापस गए। उनका डर अब बहुत हद तक खत्म हो चुका था। अब वो इस बात से नहीं डर रहे थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि उन्हें अब एक सिक्योरिटी फील हो रही थी। जब देश में एक सुप्रीम एम्परर बैठा हो, तो किसी और देश की हिम्मत कैसे होगी उन पर हमला करने की। जल्द ही 2 दिन बीत गए। जब से शाओ तियानजुन ने पूरे देश से बात की थी, तब से क्राइम रेट लगभग 0 हो गया था, क्योंकि सबको पता था कि ऊपर एक इंसान है जो उन पर नजर रखे हुए है। जैसे पुरानी कहावत है, इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। वाक्सिया की करोड़ों की आबादी में से सिर्फ कुछ ही लोग कल्टीवेटर्स बने थे, बाकी सब आम इंसान थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ग्लोबल कल्टीवेशन एरा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने बहुत से प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को कल्टीवेशन स्कूल्स में बदल दिया, ताकि आम बच्चों को भी बचपन से कल्टीवेशन सिखाई जा सके। हिंदू यूनिवर्सिटी भी उन्हीं में से एक थी। 2 दिन के अंदर उसे एक कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया था। सब स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया गया था, पर उन्हें अभी भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे बैकअप के लिए, क्योंकि हर किसी के पास कल्टीवेशन का टैलेंट नहीं होता। स्कूल की नई प्रिंसिपल यान यू थी, और मैं अपनी पावर्स छुपाकर एक नासेंट सोल स्टेज का इंस्ट्रक्टर बन गया था। तभी आसमान फिर से काले बादलों से घिर गया। हॉर्निंग आवाज फिर गूंजी। मैजिक ट्रेजर वेपन मैनिफेस्टेशन 1 घंटे बाद शुरू होगा। पूरा देश ये आवाज सुन सकता था। जो शांति कुछ दिनों से बनी हुई थी, वो फिर से एक्साइटमेंट में बदल गई। बहुत बढ़िया। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे याद है, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचने के बाद एक बिगिनर वेपन मिलता है। मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर हूं, मुझे भी वेपन मिलेगा। अगर वेपन्स आ रहे हैं तो क्या पेट्स और माउंट्स भी आएंगे? मैं फील्ड में खड़ा था। मुझे वेपन्स के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे वेपन्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और वैसे भी सबसे पावरफुल वेपन्स तो मेरे पास ही थे। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। फील्ड में बैठे स्टूडेंट्स अभी भी ची स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी आसमान का रंग फिर बदला। पूरे देश के लोगों ने अपना काम छोड़कर एक साथ आसमान की तरफ देखा। 1 घंटे बाद 1 लाख लो लेवल आयरन स्टेज डेमोनिक बीस्ट हुआक्सिया में रैंडम जगहों पर ड्रॉप किए जाएंगे। ये 3 अनाउंसमेंट सुनकर पूरे देश के होश उड़ गए। क्या
20 आ रहे हैं इतनी जल्दी, और वो भी 1 लाख। ये तो बहुत जल्दी है। हमने तो अभी कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया है और अभी से 1 लाख 20 आ जाएंगे, और वो भी रैंडमली कहीं भी। अब क्या होगा? पूरा देश पैनिक में आ गया। बीस्ट्स बहुत अचानक आ रहे थे। आम लोगों के पास तैयारी करने का कोई टाइम नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, कल्टीवेटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तभी आसमान से हजारों गोल्डन लाइट्स तलवारों की तरह नीचे गिरी और जमीन में समा गई। उनमें से एक गोल्डन लाइट मेरे ऊपर भी गिरी। फील्ड में खड़े सब लोगों ने ये साफ साफ देखा और वो हैरान रह गए। डरो मत, ये वेपन मैनिफेस्टेशन है। चेन लैंग नासन सोल स्टेज पर है, उसके पास पक्का कोई वेपन होगा। लुओताओ ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में थोड़ी जलन भी थी। जल्द ही गोल्डन लाइट गायब हो गई और उसकी जगह मेरे दाएं हाथ के रिंग फिंगर पर एक पुरानी सी अंगूठी आ गई। मैंने उस अंगूठी को देखकर मुस्कुरा दिया। बाहर से ये एक मामूली अंगूठी लग रही थी, पर इसके अंदर एक पूरी दुनिया थी। ये एक स्टोरेज रिंग थी जिसके अंदर इतनी जगह थी कि पूरा ब्लू स्टार इसमें समा जाए। मैंने अपनी डिवाइन सेंस से अंदर देखा। वहां वेपन्स के छोटे छोटे पहाड़ बने हुए थे। 10 साल गेम खेलकर मैंने जो भी वेपन्स जमा किए थे वो सब यहाँ थे। जल्द ही मेरी नजर दो वेपन्स पर गई जो बाकी वेपन्स के ऊपर तैर रहे थे, और उन पे हल्की गोल्डन चमक थी। एक खून जैसी लाल रंग की छोटी और खूबसूरत तलवार थी। ये गोल्ड रैंक का रिवॉर्ड था। स्लॉटर ब्लड सोर्ड, एक हेवनली डाउ ट्रेजर, और दूसरा एक बहुत ही डिटेल्ड और खूबसूरत माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग स्क्रॉल था। इन दोनों वेपन्स को देखते ही मुझे समझ आ गया कि इन्हें कैसे यूज करना है। स्लॉटर ब्लड सोर्ड, ये एक स्पेशल वेपन है जो खून पीकर स्ट्रांग होता है। दुश्मनों को मारते वक्त ये उनका खून चूस कर मुझे पावर देता है। अगर कोई इसे बिना कट लगे भी छू ले तो भी ये उसका सारा खून चूस लेगी और वो इंसान वायलेंट तरीके से मर जाएगा। अगर मुझे चोट लग जाए तो ये सोड मुझे खून देकर तुरंत हील कर सकती है। अगर मेरे अंदर सिर्फ एक सांस भी बची हो तो ये सोड मुझे वापस फुल हेल्थ पर ला सकती है। और मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ एक सोच से दुश्मनों को मार सकता हूँ। फिर मैंने माउंटेन एंड रिवर पिक्चर को देखा। ये एक छोटी सी दुनिया पॉकेट डायमेंशन की तरह है। इसमें कोई भी चीज, यहाँ तक कि जिंदा इंसान या जानवर भी रखे जा सकते हैं। जो भी इसके अंदर जाएगा वो वहां फंस जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा। वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में होगा। इस पिक्चर के अंदर मैं एक गॉड हूँ। मास्टर, मैं लिटिल सॉर्ड हूँ, मैं लिटिल रिवर हूँ। अचानक मेरे दिमाग में दो आवाजें आईं जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। ये वेपन्स बोल रहे थे, पर मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि इन वेपन्स के अंदर अपनी खुद की इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस बन गई है, इसलिए ये बोल सकते हैं। समय के साथ ये और भी मैच्योर हो जाएंगे। तुम दोनों अभी मेरे दांतियन एनर्जी सेंटर में आ जाओ। इतना कहकर मैंने उन दोनों वेपन्स को अपनी बॉडी के अंदर दंतियन में रख लिया। दंतियन की स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें नरिश करेगी और स्ट्रांग बनाएगी। उन वेपन्स को 7 रंगों की हल्की रोशनी छोड़ते देख मैं समझ गया कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी